हेलो एवरीवन। हम लोग आज न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास। और इस चैप्टर में जनरली दो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि इसका कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है लोगों को। दूसरी बात ये है कि आखिर सेंटर ऑफ मास का हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा, कुछ तो इससे हमारे अंडरस्टैंडिंग में, नेचर के बारे में समझने में, या जो लॉ बना हुआ नेचर के द्वारा उसको समझने में कुछ तो आसानी होता होगा। तो हम लोग स्टडी भी करेंगे और ये भी समझेंगे कि क्यों आखिर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। थोड़ा सा पहले उसको देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखो, अभी तक आपने जो पढ़ा है, अगर ये सपोज ये पार्टिकल है, पार्टिकल पर फोर्स लगा या इसको वेलोसिटी दे दिए एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में, तो एटलीस्ट आफ्टर सम टाइम्स इस जो पार्टिकल का पाथ है आपको दिख रहा है कि चलो ऐसे चला, ऐसे ऐसे चलना शुरू किया, आपको दिख रहा है पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें सेकंड केस में इस ब्लॉक का, अगर हम लोग ब्लॉक का बात करें तो ब्लॉक पर भी फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ मूव कर रहा है। क्या फोर्स लग रहा है, कितनी लग रहा है, उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं, इसकी पास समझने की बात कर रहे हैं। तो कुछ सर्टेन टाइम के बाद अगर यहाँ पर आता ये है, तो सपोज इसका हर एक पार्टिकल, अगर इस पार्टिकल को देखो, इस पार्टिकल को देखो, तो यहाँ पर आने के बाद पता है कि भी एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव किया होगा, आराम से हर एक इसका जो भी पॉइंट है आपको आराम से स्टडी कर सकते हो कि इसका पाथ क्या होगा, किस तरह जा रहा होगा चीज़ों को। ठीक है। अब ये एक साइकिल या बाइक का कोई एक व्हील है और ये भी अगर मूव करता है, ऐसे रोल होते जा रहा है, फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक हद तक हम लोग समझ जाते हैं कि ठीक है, इस टॉप पॉइंट को लेते हैं तो इस तरह कुछ पाथ होगा, इस तरह होगा। तो इस सभी चीज़ों में एक कॉमन चीज़ हमें मिल रहा है कि जो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, उसके पाथ कहीं ना कहीं सिंप्लीफाइड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ बहुत ही सिंपल था, यहाँ थोड़ा सा उससे कम सिंपल, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन इन सारे चीज़ों में एक चीज़ आप देख रहे हो कि जैसे ही इससे मोशन किसी ऑब्जेक्ट का, यानी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रहा है, तो उसके हर एक पार्टिकल का मोशन या पाथ जो है डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये बॉल है, बॉल को हमने ऐसे रोल कर दिया। अब इमेजिन करो बॉल रोल होने लगा, तो जब बॉल रोल हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसका हर एक पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का डिफरेंट डिफरेंट इसके पाथ होंगे। तो अब इससे ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि बॉल रोल कर रहा है तो ऐसे 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 जा रहा है, तो हर एक पार्टिकल का डिफरेंट डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज़ जो इस सभी चीज़ों में कॉमन होगा, जो आप देखना क्या समझ, अगर इस बॉल के सेंटर की बात करें, बॉल जैसे भी जाए, सपोज स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बॉल जैसे भी जा रहा है, तो इसका सेंटर लेकिन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। एक चीज़ कॉमन आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर व्हील की सेंटर की बात करें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, भले ही इसके डिफरेंट डिफरेंट जो सर्कमफ्रेंस के जो पार्ट हैं अलग अलग पाथ में जा रहे हैं। यहाँ भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पर अगर सेंटर में करें बात, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। अब इस बॉल को और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बॉल को ऐसे स्पिन कर दिया, ऐसे स्पिन किया, ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो वर्टिकल मोशन भी और खुद भी स्पिन होता जा रहा है। अब सोचो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा। लेकिन फिर भी आप जब इसको ऑब्जर्व करोगे तो इसका सेंटर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। ये जो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है, अब इससे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। बैडमिंटन आपने लिया, बैडमिंटन को जब ऐसे थ्रो करोगे तो देखोगे कि पहले ऐसे कुछ होता है, टिल्ट हुआ, ऐसे 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 होके ऐसे ऐसे मूव करते रहता है, ऐसे ऐसे करे कुछ। तो हर एक पार्टिकल का जब ऑब्जर्व करोगे तो इसके पाथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने को मिले। लेकिन इस बॉडी, यानी कि बैडमिंटन या बैट ले लो कुछ भी, उसमें एक ऐसा पॉइंट होता है जो बहुत ही डिसिप्लिन वे में जा रहा है। अब इस केस में बात बोले तो पैराबोलिक पाथ तय कर रहा है, लेकिन हर एक पॉइंट इसका डिफरेंट डिफरेंट पाथ तय कर रहा होगा। हम लोग ऑब्जर्व वो करने वाले हैं कि किसी बॉडी में एक ऐसा स्पेशल पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी अगर पाथ या मूवमेंट का स्ट्रक्चर हम लोग देखना चाहें तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिंप्लीफाइड होता है। वो इस तरह बिहेव करता है कि जैसे पूरा मास वहीं पर कंसंट्रेटेड है। अब देखो, यहाँ पार्टिकल था, पूरा मास यहीं पर है। इस ब्लॉक को बोल दें कि पूरा मास यहीं पर कंसंट्रेटेड है, तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। पूरा व्हील की ही बात कर लें, बॉल की अगर बात करें तो पूरा बॉल का मास अगर यहाँ पर रख दें तो बोलेंगे कि हाँ जी, ये मास है पूरा बॉल का, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। यहाँ भी ऐसे ही है। तो बैडमिंटन के भी केस में या डिफरेंट जैसा भी बॉडी हो, उसमें एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा स्पेशल पॉइंट होगा। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, उस पर भी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इन लेमन लैंग्वेज एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका डिसिप्लिन जो होगा मूवमेंट का बहुत ही एक सही तरीके से होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा।
बाद में इसको हम समझेंगे और डिटेल में। अभी एक मैंने आपको ग्लिम्स दिखाया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरह के जो पॉइंट होते हैं ना, जहाँ पर हम लोग ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि होल बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है और एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में अगर अब एक पार्टिकल पर अगर फोर्स में यहाँ सिंपल एफ लगाऊं तो क्या हुआ, एक पैराबोलिक पाथ में जाएगा। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को देख रहे हैं यहाँ पर तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। फिर यहाँ चला गया, फिर कुछ यहाँ चला गया, समझ रहे हो आप, ऐसे करके। तो ये जो स्पेशल पॉइंट है, यानी किसी भी बॉडी का एक स्पेशल पॉइंट होता है जहाँ पर होल मास को हम लोग कंसंट्रेट कर सकते हैं और उसके बाद बॉडी का जो मूवमेंट हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में जिस तरह मूवमेंट हो रहा है उस पर भी उस तरह के कंप्लीट जो फिजिकल फिनोमेना है या फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, व्हाट्सएवर, वो सारा उस पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस तरह के स्पेशल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो पढ़ने का क्यों जरूरत पड़े आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि डिफरेंट बहुत कॉम्प्लिकेसी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग स्टडी करना शुरू किए कि हाँ, बॉडी में एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है, बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, बाद में हम लोग अच्छे से देखेंगे। लेकिन एक ऐसा पॉइंट होता है स्पेशल पॉइंट, यानी कि ऐसा स्पेशल पॉइंट होता है जहां पर होल मास इज कंसंट्रेटेड। तो क्या हो जाए, एज ए हम लोग पार्टिकल बिहेव भी कर सकते हैं। एकदम छोटा सा एक पॉइंट है, टोटल मास वहाँ पर आ गया और उस पर जो भी लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फिर तो हमारा सिंप्लीफाई हो गया स्टडी करना। ओके, इसको आप नोट करो। तो हमने भी देखा इस चीज़ को कि कैसे सेंटर ऑफ मास क्या है, क्यों पढ़ना ज़रूरत पड़ गया हमें, ये थोड़ा सा देखें। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो डिफरेंट पॉइंट आपसे डिस्कस किया है इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे पता करेंगे कि कहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास है। अगर सेंटर ऑफ मास है तो उसका पोजीशन क्या होगा, ये जानना भी ज़रूरी है। अभी तो हम लोग समझ गए, यहाँ तो सिंपल सा स्ट्रक्चर था, बॉल था, तो हमें समझ में आया कि चलो सेंटर के पास होगा। लेकिन बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हो, जैसे ये स्ट्रक्चर है, बहुत सिंप्लीफाई नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम लोग अभी देखने वाले हैं कि कैसे निकालते हैं और कैसे उसको हम लोग समझते हैं। बहुत आसान है, आप साथ में बने रहो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब मान लो कि कोई भी अगर बॉडी है तो स्मॉल पार्टिकल से ही बना होगा, चाहे रेगुलर बॉडी होगा या डिफरेंट पार्टिकल होंगे। तो हम लोग अभी फिलहाल एक सिंप्लीफाई केस लेते हैं। मान लो कि हमारे पास पार्टिकल ऐसे रखा हुआ, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन पे है, यानी एक्स में भी हो सकता है, वाई जेड कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब ये टोटल एज ए सिस्टम, एक पार्टिकल का तो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ जी इसका कोऑर्डिनेट क्या है, वहीं पर उसका हो गया, वो सेंटर ऑफ मास भी हो जाएगा। लेकिन पार्टिकल डिफरेंट है, एज इसको होल सिस्टम समझे तो हमने क्या डिस्कस किया कि इस सारे होल सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट होगा कहीं ना कहीं जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि टोटल ये मास वहाँ कंसंट्रेटेड है और फिर उसका हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो वो देखने वाले हैं। तो मान लो कि किसी भी ये पार्टिकल का पोजीशन, सपोज इसका मास mi है, mi मीन्स कि m1 m2 m3 ऐसे, तो हमने जनरलाइज किया mi किया और हमने ये देखा कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या है। तो हमने बोला कि इसका पोजीशन वेक्टर ri है, यानी कि r1 r2 r3। आप समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर है जैसे, तो ये हो गया हमारा m2, आपको बता रहा हूँ, ये हो गया r2। समझ में आ रही बात आपको। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो गया r3, ये हो गया m3। तो इन जने हमने बोल दिया mi ri। बात समझ में आया आपको। अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं। तो जो सेंटर ऑफ मास हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं कि सम ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ मास, यानी कि mi r i इक्वल टू 1 to n, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है। हमने बोला कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि m1 m2 m3 mn तक है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा उसको बोलते हैं m टोटल ऑफ सिस्टम इनटू RCM, सेंटर ऑफ मास। क्या हमने डिफाइन किया कि सेंटर ऑफ मास, हमने क्या बोला कि सेंटर ऑफ मास ऐसा पोजीशन होगा कि उस पॉइंट पर, यानी मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, मान लो कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर मान लो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा RCM है और यहाँ पर टोटल मास सिस्टम का कंसंट्रेटेड है।
बात समझ में आया? ए सपोज किया कि यहाँ पर है, तो हमने क्या डिफाइन किया कि एम टोटल ऑफ सिस्टम इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये है इक्वल टू हर एक पार्टिकल का मास और उसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से निकल सकता है। ऐसा जब साइंटिस्ट ने किया या ऑब्जर्व किया तो ये उनको समझ में आया कि इस तरीके से सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट किया जा सकता है। ओके, और इसको आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम टोटल सिस्टम, एंड टोटल सिस्टम की बात कर रहे हैं, RCM। अब इसको अगर आप ब्रेक करना चाहते हो तो RI क्या है, बेसिकली पोजीशन वेक्टर, यानी कि RI हमारा बेसिकली क्या है, इसका कोई x कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोई y कोऑर्डिनेट होगा और इसका कोई z कोऑर्डिनेट होगा। ये तो हमने पहले देखा है, किसी भी RI का यानी कि R1 पोजीशन है तो उसका कुछ x1 होगा, y1 होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, x1 पोजीशन होगा, y1 पोजीशन होगा और z1 पोजीशन होगा पर्टिकुलर पार्टिकल का। तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, I इक्वल टू 1, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, n, mi, यहाँ से हम लोग कंप्लीटली बोले कि xi मैंने m1 तो x1, m2 तो x2, इसलिए मैंने ऐसा किया, पोजीशन वेक्टर i प्लस yi j प्लस z पोजीशन i k। इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो सिंपल मैथमेटिक्स पार्ट यहाँ तक आपने समझा अच्छे से। अब यहाँ से देखो, आप इसको आप क्या कर सकते हो, i इक्वल टू 1 to n, इसको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, mi xi i वेक्टर प्लस i इक्वल टू 1 to n mi yi j वेक्टर, j यूनिट वेक्टर j कैप, i इक्वल टू 1 to n mi zi k वेक्टर। अभी पोजीशन वेक्टर था, अभी हमें क्या मिलने लगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, j कोऑर्डिनेट, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। आ रही है बात समझ में? आप मेरे साथ बने रहो, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग ये समझिएगा कि क्यों स्टडी कर रहे हैं। हम लोग देखने वाले हैं क्या, अगर स्टडी कर रहे हैं कुछ ऐसा चीज़ है तो कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ से अगर इन सारे चीज़ों को देखो तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से देखो तो अगर मैं बोल दूँ कि RCM जो हमारा वेक्टर है उसको बोल सकते हैं 1/m टोटल ऑफ सिस्टम, I इक्वल टू 1 to n mi xi i कैप प्लस 1/m सिस्टम टोटल, I इक्वल टू 1 to n mi yi j प्लस 1/m टोटल सिस्टम, I इक्वल टू 1 to n, क्या हो गया हमारा, mi zi k। अब समझना, ये बेसिकली क्या हो गया, RCM है, यानी इसका कोई ना कोई तो कंपोनेंट होगा हमारा। कैसा होगा कंपोनेंट, XCM I प्लस YCM J प्लस ZCM K। ये तो पोजीशन वेक्टर है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो ये मास है, मास से डिवाइड किया तो बेसिकली क्या है, ये यूनिट क्या है, हमारा डिस्टेंस का यूनिट है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो हम लोग यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज, आप समझो मास टोटल है, मास मास से डिवाइड हो क्या है, यूनिट आने वाला है हमारा लेंथ का, यानी कि हमारा ये क्या हो गया, बेसिकली ये XCM है, ये क्या है
YCM ZCM। आया समझ में? तो हमने जनरलाइज इसे लिया कि आपको दिक्कत ना हो, और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो अभी आपको समझ में आया कैसे निकलेगा। वाई रहता फिर भी निकल जाए, एक्स वाई रहता फिर हमने क्या किया, 3 डायमेंशन में ले लिया, एक्स वाई जेड, कुछ भी देगा आप आराम से कर सकते हो। अब यहाँ से आपको देख गया सिंपली कि एक्स सी एम हमारा, सो एक्स सी एम निकालने की बात होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एम टोटल, टोटल सम ऑफ पूरा सिस्टम मास I इक्वल टू 1 to n mi xi, यानी कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन टोटल मास। समझ में आया बात? उसी तरह अगर हम लोग बात बोलें कि YCM, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो 1/m टोटल I इक्वल टू 1 to n क्या होगा, mi yi, यानी कि m1 y1 m2 y2 अपॉन टोटल मास। और उसी तरह हम लोग z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात बोले तो 1/m ऑफ सिस्टम टोटल मास ऑफ सिस्टम I इक्वल टू 1 to n mi zi। अब आपको सिंप्लीफाई लगा, यानी कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, हमें पता है कि सिर्फ एक्स ही दिया हुआ है तो आराम से ऐसे निकाल देंगे टोटल मास अपन, अभी हम लोग देखेंगे सारा समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग जनरलाइज लिए ताकि आपको कैसा ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मिले जिसमें आप निकाल सकते हो। ठीक है, अभी ये पार्टिकल कंटिन्यूस नहीं है, डिफरेंट पोजीशन पर है, कंटिन्यूस कभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप इसको नोट करो। अब हम लोग सिंप्लीफाई सिचुएशन लेते हैं जिसमें देखते हैं। अब बाय द वे मान लो, कभी हमने तो देखा था जनरलाइज फॉर्म में, मान लो कि हमारा कोई एक यहाँ पर m1 मास है, ठीक है, और यहाँ पर कोई m2 मास है। मान लो कि इसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, कन्वीनियंट, ओरिजिन कहीं आप मान सकते हो, और यहाँ से ये d डिस्टेंस पर m2 मास है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर 2 है, और मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग वर्क करें, एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, ओरिजिन पर रखा हुआ है m1 और d डिस्टेंस पे m2। अब यदि पूछा है कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो अभी आपने देखा था सिंपल कि अगर हम लोग एक्सियम हमने क्या देखा था, 1 अपॉन टोटल ऑफ सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम देखा था ना, इनटू mi xi, i इक्वल टू 1 to 2, एक 2 पार्टिकल है, सो सिंपल। अब देखते हैं हम लोग टोटल मास हमारा क्या है, m1 प्लस m2, तो हम लोग बोल सकते हैं m1 प्लस m2, m1 x1, तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या है, ओरिजिन पर है m1 का, तो m1 इंटू 0, 0 है ना, m2 x कोऑर्डिनेट इसका क्या है, d है, देखो तो हमें क्या मिला, m2d अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा क्या आया, XCM। YCM निकालना चाहते हो तो y कोऑर्डिनेट इसका भी 0, इसका भी 0। देखो आप अगर y निकालना चाहते हो तो आप क्या बोलते हैं, 1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 इंटू y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 0, m2 y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, तो बेसिकली क्या था, यानी y कोऑर्डिनेट में है ही नहीं, यानी कि जो भी है सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है XCM, तो सपोज कर लो कि हमारा XCM कुछ यहाँ पर है, दिस इज XCM, ये क्या है, m2 dy m1 प्लस m2। अब यहाँ से थोड़ा सा और भी कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट देख सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर ये O है, ये A है, और इस पोजीशन को हमने B मान लिया। ठीक है, तो OB हमारा क्या आया है, दिस इज OB, OB हम निकाला XCM, OB हमारा आ चुका है m2 dy m1 प्लस m2। अगर मैं आपसे बोलूं कि OB हमें पता है तो OA आप निकाल सकते हो, OA हमारा क्या हो जाएगा, D माइनस OB, D माइनस OB, देखो तो D माइनस OB, OB क्या है, m2d अपॉन m1 प्लस m2, m2d अपॉन m1
प्लस M2, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है M1D M2D कैंसिल हो जाएगा, तो M1D अपॉन M1 प्लस M2, ये हमारा क्या आ गया OA। देखो तो OA आ गया, OB आ गया। अगर मैं OA को OB से डिवाइड कर दूं, ठीक है, OA अपॉन OB, OA क्या है हमारा M1D अपॉन M1 प्लस M2, OB क्या है, ये ऊपर चला जाएगा M1 प्लस M2 अपॉन M2D। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलने वाला है, OA अपॉन OB इक्वल टू M1 अपॉन M2, यानी OA इंटू M2। देखो यानी कि OB इंटू M1 इक्वल टू OA इंटू M2, यानी कि OB इंटू M1, यानी कि अगर दो पार्टिकल का सिस्टम है तो बेसिकली क्या होगा M1 OB इक्वल टू M2 OA। देखो यानी कि अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हमें मास दो पार्टिकल का मालूम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, किस तरह रिलेशन होगा सेंटर ऑफ मास के पोजीशन से। तो जो मास का जो रेशियो है, यानी कि इस मास को जहाँ पर डिस्टेंस है उससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, इस मास के जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से वो दोनों बराबर होते हैं। ये मैं जस्ट दिखाया, बिल्कुल याद नहीं करना है कुछ भी, जो स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया कैसे निकलता वो काफ़ी है आपके लिए। एक मैं दिखाया कि हाँ प्रैक्टिकली कैसे होता है, याद तो करना ही नहीं है। सच पूछो तो फिजिक्स में बहुत कम ही चीज़ याद करने की ज़रूरत है जो बहुत फंडामेंटल है, बाकी याद करने की कोशिश ना किया करो आप लोग, बिल्कुल देखते जाओ करते जाओ, अपने आप वो होता जाएगा सिस्टम के साथ, नोट करो आप। अभी तो आपने देखा कि ये सिर्फ दो पार्टिकल है। अगर मैं यहाँ पर आपको ये दिखा दूँ कि एक सिस्टम ऐसा कुछ है, ठीक है, इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, N1 है, यहाँ कुछ मैं ऐसे दिखा दूँ N2 है, ठीक है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है। मान लो कि सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर है और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस A है, मान लो। तो जब अगर किसी भी एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ आपको मास पता हो तो आप उसे एज ए ट्रीट कर सकते हो सिंगल पॉइंट। तो ऐसा हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कि ये पॉइंट पर टोटल M1 मास रखा हुआ है, ठीक है, और इस पॉइंट पर टोटल M2 मास रखा हुआ है और दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है A है। ऐसा ट्रीट कर सकते हो। अगर आप पूरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसका सेंटर ऑफ मास निकाल दिए, कहीं और भी रखा हुआ उसका पार्टिकल सेंटर ऑफ मास निकाले, एज ए होल सिस्टम, यानी बोल रहा है कि टोटल सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो अगर इंडिविजुअल इसका पता हो जाए, इसका पता हो जाए, तो एज ए पार्टिकल हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कि होल मास यहाँ कंसनट्रेट है, पहले में पढ़ा। अब जो दो पार्टिकल हो तब तो इजीली आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं पोजीशन ये बोल दूँ कि A पोजीशन है, B पोजीशन है, यहाँ कोई C पर RCM है, तो फिर अभी तो हमने देखा था, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि M1 इंटू AC इक्वल टू M2 इंटू CB, ये रिलेशन आएगा। अभी देखा था ना दो पार्टिकल का, मेरा पर्पस ये था बताने का कि अगर बहुत सारे भी अगर सिस्टम है तो एक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता है, उसका कोऑर्डिनेट पता है, दूसरे का पता है, तीसरे का पता है, यू कैन ट्रीट एज अ सिंगल पार्टिकल, होल मास इज कंसंट्रेटेड ऑन दैट पॉइंट। ऐसा करके आप जैसे मान लो कैसा है ना, यहाँ पर मैंने दे दिया, एक यहाँ पर सिस्टम है, एक यहाँ पर सिस्टम है, एक यहाँ पर सिस्टम है, आपका रेफरेंस पॉइंट यहाँ है, सपोज ओरिजिन यहाँ है, ठीक है, ऐसा जेड एक्सेस है। अगर इसका सेंटर ऑफ मास पता चल जाए, एज ए होल सिस्टम निकाल सकते हो, इसका पता चल जाए, इसका पता चल जाए, इसका पता चल जाए, इसको सपोज ये M1 मास है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, आप इसको M1 मान लो कि सेंटर, अब तो एज ए पार्टिकल ट्रीट करने लगोगे आप, M1 यहाँ पर है, M2 यहाँ पर है, उसका फिर हम निकाल सकते हो, एज ए होल सिस्टम का RCM निकाल सकते हो अगर इंडिविजुअल का पता चल जाए तो। ओके, समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आते देखेंगे भी हम लोग आगे चल के। तो एक कंसेप्ट आपको ये बताना चाहता है कि डिफरेंट सिस्टम का भी पता चल जाए तो ऑल टुगेदर हम लोग बता सकते हैं कि ऑल टुगेदर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हो सकता है।
ओके, नोट करो आप। तो अभी तक हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं जब पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में। अच्छा कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि रेगुलर बॉडी हो। रेगुलर बॉडी मतलब कि सपोज मान लो कि ऐसा हमारा ये लैब फ्रेम है, जो भी है हमारे ये रेफरेंस फ्रेम में है, बॉडी है। सपोज बॉडी मतलब ऐसा कुछ बॉडी है, सपोज आयरन का ही सीट है सपोज, ठीक है। रेगुलर बॉडी कैसा हो गया, रॉड है आपका, रॉड ऐसा हो गया, ठीक है। रेक्टेंगुलर कुछ है, ये रेगुलर बॉडी है कि हर ये एक एक पार्टिकल नहीं है अलग अलग, ये एज ए कंटिन्यूस बॉडी है, समझ रहे हो। कंटिन्यूस अगर बॉडी हो तो उसमें कैसे निकालेंगे, तो वो सिंपल सी बात है, कैलकुलस तो हम लोग पढ़े ही हैं। तो सपोज हमने बात किया कि नहीं यहाँ पे एक स्मॉल डीएम मास है, हमने बोला कि नहीं ये डीएम मास है और इसका पोजीशन हमने बोला कि आर आई है, ठीक है। यानी कि इसका पोजीशन हमें पता होगा एक्स वाई जेड, कुछ भी ऐसा होगा। अगर हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखें तो बेसिकली यहाँ पर जो हम लोग बोलते हैं कि नहीं एक्स सी एम क्या होगा, तो हम लोग बोलते हैं कि एम 1/m टोटल ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन ऑफ मास डी एम एक्स डी। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट कर देंगे, ठीक है। उसी तरह का वाई सी एम की बात करें तो हम लोग बोलेंगे 1/m टोटल ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, यानी कि ये स्मॉल मास का वाई कोऑर्डिनेट के साथ वाई के जो जो पॉइंट है सारे को हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, हमें क्या मिलेगा वाई कोऑर्डिनेट। उसी तरह जेड सी एम की बात बोलें तो 1/मास टोटल, टोटल मास बोल रहे तो इसका टोटल कंप्लीट सिस्टम का इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी एम होल सिस्टम। अब यहाँ पर इसको ये समझ में आया, अब क्वेश्चन से देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब नोट करो इसको, आपसे मैंने सपोज ये क्वेश्चन है कंटिन्यूस बॉडी का, सपोज ये एक रॉड है, ओके, ये रॉड है, उसका लेंथ एल है, ओके, और मास इसका एम है। मान लो कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग हमने रखा अपने कन्वीनियंट के लिए इस पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया, ठीक है। अब सपोज करो कि हमें क्या देखा था डी एम स्मॉल मास, तो सपोज हमने किसी एक्स डिस्टेंस पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया डी एक्स, कोई दिक्कत है, डी एक्स समझ लिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इसका मास क्या है, इसी का मास तो हमें डी एम देगा, स्मॉल मास पार्टिकल का। तो हमें पता है कि मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, ये डी एक्स लेंथ है, टोटल मास एम है, तो मास हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है इस रॉड का, कि सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ होगा। डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल था तब तो हमने देख लिया, कंटिन्यूस बॉडी का कैसे निकालते हैं, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, मास यानी एक यूनिट का एम बाई एल, तो मास ऑफ डी एक्स यानी दैट इज क्या है डी एम एल बाई डी एक्स, यानी इस एलिमेंट का मास हमारा ये डी एम हो गया, कितना हुआ इतना। अब हमें पता है कि एक्स सी एम कैसे निकलेगा, टोटल मास क्या है सिस्टम का एम, हमने बोला था एक्स डी एम 1/m, एक्स हमारा कोऑर्डिनेट एक्स है, डी एम क्या है m बाई एल डी एक्स। इंटीग्रेट कहाँ कर रहे हैं, जीरो से लेके एल तक, जो हमने बताया था इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो एक्स कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो, कहाँ तक जा रहा है एल तक, सो जीरो से एल। अब इंटीग्रेट करो आप 1/m m l x स्क्वायर बाई 2 0 to l, कोई दिक्कत है नहीं, एम कैंसिल हो गया यहाँ से, तो एल स्क्वायर बाई 2, ये तो जीरो हो गया, तो एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2, सॉरी एम बाई एल है 1/l, सो दिस इज एल बाई 2। यानी कि जो हमारा पोजीशन होगा सेंटर ऑफ मास का ये होगा एल पर, यानी कि एल बाई 2 पर हमारा क्या होगा सेंटर ऑफ मास होगा। वाई कोऑर्डिनेट इसलिए नहीं है कि वाई में कुछ है नहीं, मान लेते हैं कि वाई में बिल्कुल ही नहीं है,
ठीक है ना, इसकी जो विड्थ है ना के बराबर है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में रॉड की इसकी लेंथ है, जेड में भी कुछ नहीं है। तो हमारा जो अगर बात अगर बोले कि हाँ वाई सी एम क्या होगा तो 0, जेड सी एम क्या होगा तो 0, यानी कि रॉड अगर कोई दिया हुआ है सिंपली ऐसे एल लेंथ का, यानी कि सेंटर ऑफ मास यानी L/2 पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। यानी हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि पूरा एम मास इस रॉड का यहाँ पर कंसंट्रेटेड है। हम लोग आगे देखने वाले हैं कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। बेसिकली दोनों में बहुत ही छोटा डिफरेंस होता है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रेविटेशनल जो फील्ड है यूनिफॉर्म है कि नहीं या नॉन यूनिफॉर्म है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये आपको बताने वाला हूँ कि सपोज ये एल लेंथ का है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि L/2 मैंने बोला, तो L/2 पर अगर मैं ऐसा होल्ड करूँ तो आराम से ये होल्ड हो जाएगा। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और इसको जो सेंटर ऑफ यानी कि ग्रेविटी जो पुल कर रहा है कहीं ना कहीं इसको स्टेबिलिटी दे रहा है। इसका ऐसा है, कुछ ऐसे आगे भी स्ट्रक्चर हम लोग देखने वाले हैं इंटरेस्टिंग, जहाँ से मतलब कन्वेंशन ईजिली आपको, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, प्रैक्टिकली देखोगे तो ऐसा होगा। कुछ ऐसे भी केस आपको मिलेंगे, नोट करो आप।